मोदी का आज 67th बर्थडे। नरेंद्र मोदी का रविवार को 67th बर्थडे है। इस मौके पर वे गांधीनगर पहुंचे और वहां मां हीराबा का आशीर्वाद लिया। मोदी पहले भी हर जन्मदिन पर अपनी मां से मुलाकात करने जाते रहे हैं। मोदी की मां छोटे भाई पंकज के पास रहती हैं। पिछले साल भी जन्मदिन पर मोदी ने अचानक घर पहुंचकर मां से आशीर्वाद लिया था। रविवार को मोदी 138.68 मीटर ऊंचे सरदार सरोवर डैम का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद डभोई वडोदरा में रैली करेंगे। इससे पहले बुधवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दौरे के चलते मोदी गुजरात पहुंचे थे। मोदी ने आबे के साथ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद देश की पहली बुलेट ट्रेन की नींव भी रखी थी। 3 दिन में उनका ये दूसरा गुजरात दौरा है। मोदी 2016 में भी जन्मदिन पर मां हीराबा से मिलने पहुंचे थे। वे करीब आधा घंटा मां के साथ रहे। वे प्रोटोकॉल तोड़कर अपने लंबे काफिले के बगैर ही घर पहुंचे थे। इस दौरान मोदी हाफ कुर्ता पहने हुए थे। उनकी मां सोफे पर बैठी थी। आते ही मोदी ने मां के पैर छुए। हीराबा ने उन्हें हाथ में कुछ दिया। इसके बाद मां की दाहिनी तरफ बैठ गए। मोदी पूरे वक्त मां का हाथ थामे रहे। मोदी ने किया 65,000 करोड़ की लागत से बने सरदार सरोवर डैम का इनॉग्रेशन। नरेंद्र मोदी पिछली बार की तरह रविवार को अपना 67th बर्थडे गुजरात में ही मनाया। इस दौरान पीएम ने 138.68 मीटर ऊंचे सरदार सरोवर डैम का इनॉग्रेशन किया। इसके पहले मोदी ने डैम पर ही मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल और पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। डैम को बनाने में 65,000 करोड़ लागत आई और 56 साल में काम पूरा हो पाया। मोदी डभोई वडोदरा में रैली भी करेंगे। 3 दिन में मोदी का ये दूसरा गुजरात दौरा है। इससे पहले जापान के पीएम शिंजो आबे की विजिट के चलते वे 13-14 सितंबर को अहमदाबाद में थे। 56 साल के लंबे इंतजार के बाद सरदार सरोवर नर्मदा डैम प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। इनॉग्रेशन के दौरान डैम के गेट 10-15 मिनट के लिए खोले जा सकते हैं। ऐसा होने पर इससे 30,000 क्यूसेक पानी बह जाएगा। यह डैम नर्मदा पर बनने वाले 30 बांधों में से एक है। डैम पूरा भर जाने पर गुजरात की पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतें 6 साल तक पूरी हो सकेंगी। नर्मदा पर यह डैम बनाने की पहल 1945 में सरदार पटेल ने की थी। मुंबई के इंजीनियर जमदेश जी एम बादशाह ने सरदार सरोवर डैम का प्लान बनाया, लेकिन इसकी शुरुआत में ही 15 साल लग गए। 15 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने डैम का शिलान्यास किया। 56 साल में बने इस बांध पर करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरा रद्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज शाम का गोरखपुर दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। उनका आज ही वाराणसी से शाम को गोरखपुर आने का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री अब 21 व 23 सितंबर के अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गोरखपुर आएंगे। इसके अलावा उनके 28 सितंबर को भी गोरखपुर आने की उम्मीद है। वह हर 28 सितंबर को अपनी कर्मस्थली गोरखपुर आएंगे और 30 सितंबर तक यहां प्रवास करेंगे। वाराणसी के दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाने वाले थे। मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरा रद्द हो गया है। अब वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी दिल्ली से हरियाणा के रोहतक में जाएंगे। सीएम योगी नाथ संप्रदाय के सहप्रमुख की शोक सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नाथ संप्रदाय के सहप्रमुख और सांसद चांदनाथ की शोक सभा में शामिल होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। ट्रेन में लोअर मिडिल बर्थ वाले रात 10 से 6 बजे तक ही सो सकेंगे। रेलवे बोर्ड रेलवे ट्रेनों में रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में सोने का वक्त घटाने जा रही है। रेलवे बोर्ड के सलूकर के मुताबिक रिजर्व बर्थ में अब पैसेंजर्स के सोने का वक्त रात 10 से सुबह 6 बजे तक का रहेगा। कोच में ज्यादा लोग बैठ सकें, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। पहले यह वक्त रात 9 से सुबह 6 बजे तक था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने 31 अगस्त को सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक रिजर्व कोच में खासकर लोअर और मिडिल बर्थ सोने का वक्त रात 10 से सुबह बजे तक रहेगा। हालांकि कुछ खास पैसेंजर्स को इसमें छूट रहेगी। सर्कुलर में कहा गया है, पैसेंजर्स को बीमार, दिव्यांगों और प्रेग्नेंट महिलाओं की सोने की सीमा से बाहर जाकर भी मदद करनी चाहिए। बता दें कि जब तक सर्कुलर जारी नहीं होता तब तक सोने की समय सीमा रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी। इंडियन रेलवे कमर्शियल रेलवे मैन्युअल वॉल्यूम के पैराग्राफ 652 में पैसेंजर्स के सोने का वक्त रात 9 से सुबह 6 बजे तक निर्धारित किया गया था।
नए नियम से ये समय सीमा बदल जाएगी। देश ने दी 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक AF मार्शल सिंह को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रविवार को राष्ट्र ने भारतीय वायुसेना के मार्शल तथा 1965 के भारत पाक युद्ध के नायक अर्जन सिंह को श्रद्धांजलि दी। अर्जन सिंह वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें 5 स्टार रैंक प्रदान किया गया था। उनका 98 वर्ष की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। अपनी 1 दिवसीय गुजरात यात्रा से लौटने के बाद मोदी सीधा राष्ट्रीय राजधानी में सिंह के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सिंह के आवास पर संवेदना पुस्तिका में गुजराती में लिखा, बहादुर सैनिक को मेरी श्रद्धांजलि जिनमें योद्धा का शौर्य और शिष्टाचार था, उनका जीवन भारत माता को समर्पित था। बीजेपी ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है कि सहारनपुर घटना की आड़ में भाजपा ने उनकी हत्या की साजिश रची थी और इसीलिए सहारनपुर में मामूली विवाद को जातीय संघर्ष का रूप दे दिया गया था। मायावती ने आरोप लगाया, जातीय संसर्ग भड़काया गया ताकि इसके बाद मायावती आएगी और भाषण देगी, मेरे रहते हुए खूनी संघर्ष हो जाएगा और दलितों के साथ साथ मेरी हत्या भी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह बसपा को दफन करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेकर हमारे आरोपों से लोगों का ध्यान हटाने और सियासी फायदे के लिए सहारनपुर में जातीय दंगे कराए गए। बसपा प्रमुख कल यहां पार्टी के 3 मंडलों के महासम्मेलन को संबोधित कर रही थी। इसमें 71 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। मायावती ने आरोप लगाया कि लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीता है। बसपा कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर 11 अप्रैल को धरना प्रदर्शन भी किया था। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर हम उच्चतम न्यायालय गए तो भाजपा ने इससे ध्यान हटाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दंगा करा दिया। भारत के इस राज्य में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। असम विधानसभा की तरफ से हाल ही में पास किया गया एक विधेयक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विधेयक के तहत यदि राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अपने माता पिता या दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल नहीं करता है तो उसके मासिक वेतन से 10% रकम की कटौती की जाएगी। वेतन से काटी गई रकम को उस कर्मचारी के अभिभावकों या भाई बहनों को उनकी देखभाल के लिए दी जाएगी। अब सरकार की तरफ से एक और विधेयक पास किया गया है। इस विधेयक के बाद सरकारी नौकरी पाने और स्थानीय चुनाव में खड़े होने के लिए लोगों को नए बदलाव का सामना करना पड़ेगा। असम में नए नियम के तहत जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, वे स्थानीय निकाय चुनाव, नगर पालिका व क्षेत्र पंचायत लड़ने और सरकारी नौकरी पाने के लिए मान्य नहीं होंगे। यह बदलाव असम सरकार की नई जनसंख्या नीति के तहत किया गया है। असम विधानसभा में शुक्रवार 15 सितंबर को लंबी बहस के बाद इस कानून को पारित किया गया है। लोकसभा में आडवाणी को फिर मिली ये अहम जिम्मेदारी। लोकसभा अध्यक्ष ने डिप्टी स्पीकर डा एम थम्बीदुरई को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट पर लोकसभा की 24 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है, जबकि सरकारी आश्वासनों की समिति का अध्यक्ष भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया है। लोकसभा सचिवालय की बुलेटिन के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट पर लोकसभा की 24 सदस्यीय समिति के सदस्यों में कीर्ति आजाद, सुदीप बंदोपाध्याय, दिलीप भाई मनसुखलाल गांधी, वीरेंद्र सिंह कश्यप, डा खंभापति हरिबाबू, मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, शैलेश कुमार, अर्जुन लाल मीना, अनूप मिश्रा, पीसी मोहन, विंसेंट एच पाल, चिराग पासवान, दिलीप एम पटेल, मोहिते पाटिल, विजय सिंह शंकर राव, मुकेश राजपूत, डा रविंद्र कुमार रे, एपी जितेंद्र रेड्डी, लखन लाल साहू, डा कुलमनी समल, एमआई शानावास, सत्यपाल सिंह, संभल, वाईवी सुब्बा रेड्डी शामिल हैं। इसका कार्यकाल 15 सितंबर से प्रभावी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा के वरिष्ठ सांसद लालकृष्ण आडवाणी को आचार संबंधी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस समिति के अन्य सदस्यों में ए अरुण मोजितेवम, निनांगे रिंग, शेर सिंह गुवाया, हेमंत तुकाराम गोसे, प्रहलाद जोशी, भगत सिंह कोश्यारी, बत्रेहरी महताब, करिया मुंडा, जयश्रीबेन पटेल, एम रेड्डी, सुमेधानंद सरस्वती, डा भोला सिंह, राकेश सिंह, अक्षय यादव शामिल हैं। कांग्रेस लोगों को नौकरियां नहीं दे पाई और नहीं मोदी दे पा रहे। राहुल गांधी ने बुधवार को अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और भारत में नरेंद्र मोदी को लोगों ने इसलिए चुना कि बेरोजगारी से जूझ रहे थे, लेकिन दुख इस बात का है कि मोदी भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। बता दें कि राहुल गांधी 2 हफ्ते के अमेरिका दौरे पर हैं। 12 सितंबर को बर्कले में उन्होंने कहा था कि भारत की राजनीति में परिवारवाद है और देश इसी तरह चल रहा है।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक राहुल ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट को एम्पावरमेंट के तौर पर भी समझ सकते हैं। इसके जरिए भारत के लोग देश को मजबूत करते। मुझे लगता है कि मोदी और ट्रंप के सत्ता में आने की प्रमुख वजह दोनों देशों में बेरोजगारी का होना ही रहा। हमारी एक बड़ी आबादी के पास नौकरी नहीं है और उसे आने वाले वक्त में भी जॉब की संभावना नहीं दिखती। उन्हें इसी बात का दुख है। लोगों ने दोनों नेताओं को इसलिए सपोर्ट किया कि वे देश में नई नौकरियां लाएंगे। अरुण जेटली, रेल कर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मंत्रिमंडल ने गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 2016-17 के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फॉर्मूला के अनुसार उत्पादकता से जुड़ा बोनस 72 दिनों के लिए था। वित्त मंत्री ने कहा, 6 साल पहले 78 दिनों के बोनस दिए जाने की परंपरा थी। इसलिए मंत्रिमंडल ने 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है। नवरात्रि में आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन। नवरात्रि के दौरान हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में आराधना के साथ ही व्रत, उपवास और पूजन का विशेष महत्व है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता को हर दिन के मुताबिक भोग या प्रसाद अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी को हर दिन एक विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को ये भोग अर्पित करने और बाद में इसे गरीबों में दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्र के मौके पर किस दिन मां दुर्गा के किस रूप को कौन सा भोग लगाना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में दुख का नाश होकर सुख, शांति और खुशहाली का प्रवेश होता है। आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश, योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ योगी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारी पर पंजाब की नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड गोपी घनश्यामपुरा को घूस लेकर छोड़ने का आरोप लग रहा है। घनश्यामपुरा को छोड़ने के लिए पुलिस अधिकारी ने 1 करोड़ रुपए की रकम ली थी। इस मामले की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी मिली, तो उन्होंने मंगलवार शाम प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह को तलब किया। सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह ने एडीजी के नेतृत्व में मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2016 को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बब्बर खालसा के आतंकवादियों को पटियाला की नाभा जेल से छुड़ा लिया गया था। आतंकियों को छुड़ाने के लिए अपराधी पुलिस की वर्दी में आए थे। इस मामले के मास्टरमाइंड गोपी घनश्यामपुरा को उत्तर प्रदेश में 10 सितंबर को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस की तरफ से गोपी घनश्यामपुरा को पकड़ने के बारे में मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई। सभी राज्यों में वीवीपैट युक्त ईवीएम का इंतजाम। चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक चुनाव में वीवीपैट युक्त ईवीएम से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य आयोगों से मुकम्मल इंतजाम करने को कहा है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट युक्त ईवीएम लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है। अदालत के आदेश के अनुपालन में आयोग के लिए लोकसभा की 7 रिक्त सीटों पर उपचुनाव और इस के अंत में गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक वोटिंग मशीन को वीवीपैट से लैस करने की अनिवार्य बाध्यता है। इनमें से पंजाब की गुरदासपुर सीट पर 11 अक्टूबर को उपचुनाव निर्धारित है। डूसू चुनाव में हाल में जीत दर्ज करने वाले रॉकी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में हाल में जीत दर्ज करने वाले एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार द्वारा कथित तौर पर आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज बेहद गंभीर मान एबीवीपी उम्मीदवार रजत चौधरी ने अपने विरोधी एनएसयूआई उम्मीदवार रॉकी तुसीद के खिलाफ अदालत को सूचित किया कि उसने कथित तौर पर अधिकारियों से अपने खिलाफ आपराधिक मामला होने की बात छिपाई। रॉकी ने हाल ही में डूसू अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने चौधरी द्वारा पक्षकार बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान तुसीद और दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए कहा, यह बेहद गंभीर है, यह छिपाने जैसा है। चौधरी ने यह याचिका तुसीद द्वारा दायर उस लंबित याचिका के संबंध में दायर की है जिसमें उसने दिल्ली विश्वविद्यालय निर्वाचन आयोग के अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर उसका नामांकन खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी।
मुंबई पानी पानी, स्कूल बंद, फ्लाइट्स पर असर। महाराष्ट्र के साथ मुंबई के कई हिस्सों में सोमवार देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते बुधवार को मुंबई शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारी बारिश का अलर्ट वापस ले लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुबह मुंबई दिल्ली की 13 फ्लाइट्स में देरी हुई, वहीं 15 को रद्द कर दिया। इससे पहले मंगलवार को लो विजिबिलिटी की वजह से 70 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर असर हुआ था। वाराणसी से मुंबई पहुंचा स्पाइस जेट का विमान लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर कीचड़ में धंस गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले मुंबई में 29 अगस्त को एक ही दिन में 300 मिलीमीटर हुई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट का मेन रनवे अभी भी बंद। मंगलवार देर रात तक 70 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट्स को गोवा, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद भेजा गया। खराब मौसम और स्पाइस जेट फ्लाइट के एक्सीडेंट की वजह से बुधवार को भी मुंबई दिल्ली की 13 फ्लाइट्स में देरी हुई है, वहीं 15 को रद्द कर दिया गया। एयरपोर्ट के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि मेन रनवे बंद है, सेकेंडरी रनवे से उड़ान भरने की परमिशन दी गई है। दूसरा वनडे आज इंडिया के पास नंबर 1 बनने का मौका। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि बारिश की वजह से कोलकाता वनडे पर सवाल बने हुए हैं। अगर टीम इंडिया ये मैच जीत लेती है तो वो आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी। चेन्नई वनडे जीतकर टीम इंडिया सीरीज में पहले ही 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ अपना 100वां वनडे खेलने उतरेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिलहाल टीम इंडिया 118 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर भारतीय टीम दूसरा वनडे जीत लेती है तो वो साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ पहली पोजीशन पर आ जाएगी। टीम इंडिया ये मैच हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया से पिछड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। कंगारू टीम फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है और उसके 116 रेटिंग पॉइंट्स हैं। दूसरा वनडे हारने की कंडीशन में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही 117 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। फलाहारी बाबा के आश्रम में लॉ ग्रेजुएट से रेप। रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपनाचारी फलाहारी महाराज के खिलाफ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की लड़की ने रेप का केस दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ पुलिस के अलवर पहुंचने की खबर मिलते ही बाब बुरी तरह घबरा गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। छत्तीसगढ़ पुलिस पहले तो अलवर के काला कुआं स्थित बाबा के आश्रम में पहुंची, फिर उसे तलाशते हुए हॉस्पिटल पर आ गई। विक्टिम ने लॉ की पढ़ाई की है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत सिंह राम रहीम को साध्वियों से रेप केस में 20 साल की सजा सुनाई गई। वो फिलहाल रोहतक जेल में बंद है। एसपी अलवर राहुल प्रकाश ने बताया कि फलाहारी बाबा के खिलाफ एक लड़की ने बिलासपुर के महिला थाने में रेप का मामला दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ पुलिस इसके सिलसिले में जांच के लिए अलवर आई है। बीमार होने की वजह से बाबा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस उसकी निगरानी कर रही है। जैसे ही बाबा की तबीयत में सुधार होगा उससे पूछताछ की जाएगी। मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का इनॉग्रेशन किया। मोदी ने 7 नवंबर 2014 को दीनदयाल हस्तकला संकुल नाम के इस सेंटर की नींव रखी थी। मोदी ने अपनी स्पीच में कहा, हम जिन योजनाओं का शिलान्यास करते हैं उनका उद्घाटन भी करते हैं। बता दें कि ये ट्रेड फैसिलिटी सेंटर 305 करोड़ की लागत से 43,445 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। इससे वाराणसी और उसके आसपास के जिलों से जुड़े करीब 60,000 बुनकर परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। मोदी ने कहा, आज एक ही कार्यक्रम में एक ही मंच से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। यूपी सरकार को भी इसका श्रेय जाता है। राज्य सरकार भी अभिनंदन की अधिकारी है। जिस योजना का लोकार्पण हो रहा है, मैं नहीं मानता कि पिछले कई दशकों में इतने बड़ी कोई योजना साकार हुई हो। जिस योजना का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, वरना योजनाएं लटकती रहती हैं। 2 पुलों का शिलान्यास हुआ था कई साल पहले, लेकिन सपना साकार योगी जी ने किया। कोलकाता में देश का सबसे महंगा पंडाल लागत 10 करोड़ रुपए, बाहुबली के माहिष्मती महल जैसा। देश भर में मां दुर्गा की आराधना का पर्व शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा भव्य पंडालों के लिए मशहूर है। इस बार कोलकाता में अलग अलग थीम पर मां दुर्गा के 3000 पंडाल बनाए गए हैं।
इसमें एक पंडाल ऐसा भी है जिसे बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह पंडाल फिल्म बाहुबली 2 में माहिष्मती के महल की तर्ज पर बना है। इसकी ऊंचाई 110 फीट है। सीएम ममता बनर्जी ने इसे देश का सबसे महंगा पंडाल होने का सर्टिफिकेट दिया है। उधर गुजरात के सूरत में नवरात्रि के पहले दिन एशिया के सबसे बड़े गरबा में 7,000 लोग शामिल हुए। कोलकाता में लेक टाउन के पास श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब ने भव्य पंडाल बनाया है। इसे 150 कलाकारों ने 3 महीने में बनाकर तैयार किया। क्लब के सचिव DK गोस्वामी ने बताया कि दुनिया भर में फिल्म बाहुबली को मिली पब्लिसिटी को देखते हुए हमने इस थीम पर पंडाल बनाया है। यह पंडाल शुक्रवार से भक्तों के लिए खुल सोने से दमकते माहिष्मती महल के मुख्य द्वार पर सूंड उठाए हुए 2 हाथी भी बनाए गए हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर ही 8 दरबान खड़े हुए हैं। महल के अंदर प्रवेश करने पर एक बड़ा सा झूमर और मां दुर्गा की सोने चांदी और हीरे जवाहरात से सजी प्रतिमा है। 110 फीट ऊंची झांकी की सिक्योरिटी में 300 जवान तैनात हैं। कुलदीप ने वनडे करियर की पहली हैट्रिक लगाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता में हुए दूसरे वनडे में कुलदीप यादव ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया के लिए हैट्रिक लगाई। वे भारत की ओर से वनडे में हैट्रिक लगाने वाले तीसरे बॉलर बने। कुलदीप की इस हैट्रिक में एक खास रोल टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी का भी रहा। मैच के बाद दिए इंटरव्यू में कुलदीप ने बताया कि हैट्रिक बॉल से पहले धोनी के साथ हुई बात ने उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा दिया था। चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव ने मैच के बाद अपने और धोनी के बीच हुई बातचीत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मैथ्यू वेड और एस्टन एगर का विकेट लेने के बाद तीसरा विकेट लेने से पहले मैं धोनी भाई के पास गया था। यादव ने बताया, मैंने धोनी से पूछा था कि मुझे किस तरह की बॉल फेंकनी चाहिए। इसके बाद धोनी ने कहा, तुझे जैसा लगता है वो डाल। आगे कुलदीप यादव बोले, मुझे खुशी थी कि उन्होंने मेरा साथ दिया। धोनी के कहे मुताबिक कुलदीप ने अपने मन से बॉल डाली और अपनी पहली वनडे ट्रिक पूरी कर ली। कुलदीप ने कहा, यह हैट्रिक मेरे लिए बेहद स्पेशल है, जिसने खेल को हमारी तरफ पलट दिया। ये बेहद गर्व का मौका है। वनडे में 26 साल बाद भारत के किसी बॉलर ने हैट्रिक लगाई। इससे पहले भारत की ओर से आखिरी हैट्रिक साल 1991 में कपिल देव ने लगाई थी। वहीं पहली वनडे हैट्रिक चेतन शर्मा ने 1987 में लगाई थी। हर शख्स स्वच्छता मुहिम से जुड़ा, गंदगी न फैलाने का सकारात्मक सोच बढ़ा, PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की। ये मोदी के रेडियो प्रोग्राम का 36th एपिसोड था। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ देश का हर शख्स स्वच्छता मुहिम से जुड़ चुका है। अब पब्लिक प्लेस पर गंदगी न फैलाने का दबाव बढ़ा है। मन की बात से मुझे देशवासियों को जानने का मौका मिला। बता दें कि PM ने अक्टूबर 2014 से देश की जनता से अपने विचार साझा करने के लिए मन की बात की शुरुआत की थी। मोदी ने कहा, देशवासियों नमस्कार, आज मन की बात के 3 साल पूरे हो गए। इस प्रोग्राम ने देश की सकारात्मक सोच और शिकायतों को मुझे जोड़ने का मौका दिया। मन की बात में मैं जो बातें आपको बताता हूँ, मुझे देश भर से एक तरह का खजाना मिल जाता है। ज्यादातर मुझे प्रेरणा देने और सरकार में सुधार से जुड़ी होती हैं। इसका रिजल्ट ये आया है कि हमारे समाज में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का मौका मिलता है। इसके जरिए मुझे देशवासियों को जानने का मौका मिला। मैंने राजनीति के रंग से इसे दूर रखने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि 3 साल के बाद सोशल एक्सपर्ट्स जरूर इसका एनालिसिस करेंगे। मोदी ने कहा, देश का हर नागरिक देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। ये मन की बात में मैंने जाना है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर खादी खरीदकर गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाएं। हमने पुरानी योजनाओं और परंपराओं को जीवित किया। बनारस और कश्मीर में खादी उद्योग और हैंडलूम को बढ़ावा दिया। अब लोगों ने खादी के गिफ्ट देने शुरू कर दिए हैं। मोदी ने कहा, हमने पिछली मन की बात में संकल्प लिया था कि 15 दिन तक स्वच्छता का उत्सव मनाएंगे। राष्ट्रपति जी के साथ हर कोई इस मुहिम से जुड़ा है। स्वच्छता ही सेवा है के तहत कई प्रतियोगिताएं हुई। हजारों बच्चों ने पेंटिंग, चित्र और निबंध लिखे। स्वच्छता के आंदोलन को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने भी आगे बढ़ाया है। श्रीनगर नगर निगम ने बिलाल डार नाम के युवक को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पिता की कैंसर से मौत के बाद उसने खुद को 12 साल की उम्र स्वच्छता से जोड़ लिया था। इससे कुछ न कुछ उसकी कमाई भी हो जाती है। बिलाल स्वच्छता में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार से 3 दिनों के लिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का दौरा करेंगे।
वह द्वारका में भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रार्थना करने के साथ ही अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि देवभूमि द्वारका जिले के मीठापुर हवाई पट्टी पर उतरने के बाद वह भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा करने के बाद गुजरात में पार्टी के चुनाव प्रचार के तहत वह सड़क मार्ग से सौराष्ट्र क्षेत्र का दौरा करेंगे। गोहिल ने कहा, राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय रोड शो की शुरुआत द्वारका से करेंगे। वह विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित करेंगे और रास्ते में उनसे वार्ता करेंगे। गोहिल ने बताया कि पार्टी उपाध्यक्ष इसके बाद जामनगर शहर जाएंगे, जहां वह रात्रि विश्राम करेंगे। 26 सितंबर को वह धरोल और टंकारा शहरों से होते हुए राजकोट पहुंचेंगे। दोपहर में राजकोट पहुंचने पर वह व्यवसायियों और उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। गोहिल ने कहा, वह राजकोट में रात्रि विश्राम करेंगे। अगली सुबह वह चोटिला, जसदान, वीरपुर, जेतपुर और अन्य शहरों का दौरा करेंगे और फिर खोडलधाम में अपना प्रचार अभियान समाप्त करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सौराष्ट्र दौरे के बाद वह उत्तर, मध्य और दक्षिण गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुजरात में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीएचयू उपद्रव पर सीएम योगी का तुरंत एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू हिंसा पर गंभीरता से ध्यान दें और तत्काल इसका हल निकालें। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम योगी से फोन पर बीएचयू हिंसा की विस्तृत जानकारी ली। वहीं सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि बीएचयू उपद्रव मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले शासन के आदेश पर वाराणसी के लंका इलाके के लंका थाने के इंचार्ज कोष्टक एसओ कोष्टक, भेलुपुर के सीओ और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट एसीएम को हटा दिया गया है। इसके अलावा बीएचयू में हिंसक वारदात और शांति भंग के आरोपों में 1200 अज्ञात छात्र छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और एडीजी से रिपोर्ट मांगी है। एहतियातन 5 अक्टूबर 2017 तक बीएचयू को बंद कर दिया गया है, यानी बीएचयू अब 6 अक्टूबर को खुलेंगे। गुजरात में चुनावी अभियान से पहले राहुल ने की द्वारकाधीश की पूजा। राहुल गांधी 47 सोमवार को 3 दिन के दौरे पर गुजरात के द्वारका पहुंचे। यहां उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल ने कहा कि बीजेपी कुछ बिजनेसमैनों को ही बिजली जमीन दे रही है। अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार होगी। उधर पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल जी का गुजरात में स्वागत है। जय श्री कृष्णा। बता दें कि इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि 182 सीटों वाली गुजरात असेंबली में करीब 1/3 सीटें सौराष्ट्र की हैं। राहुल ने कहा, हमने सरकार से कहा कि पूरे देश के लिए एक टैक्स होना चाहिए। ये टैक्स धीमे से लाए। सरकार ने जीएसटी लाने में जल्दबाजी की। अभी हर महीने व्यापारियों को 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं। बड़े व्यापारी तो आराम से ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास अकाउंटेंट होते हैं। पूरा फायदा किनको मिलता है, ये आप जानते हो। 5-6 कंपनियों को जमीन बिजली मिल रहे है। सरकार के पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गुजरात में हमारी सरकार आई तो ये गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर सौभाग्य बिजली योजना लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर सौभाग्य बिजली योजना लॉन्च की। 16,320 करोड़ की इस योजना का मकसद हर घर बिजली पहुंचाना है। मोदी ने ओएनजीसी के हेडक्वार्टर का भी इनॉग्रेशन किया। मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 रुपया लिए बिना गरीबों को बिजली कनेक्शन देगी। ओएनजीसी में ऊर्जा भवन के इनॉग्रेशन के बाद मोदी ने कहा, भवन देखकर ऐसा लगा कि पीएम बनने की बजाय यहां आता तो अच्छा होता। लेकिन बहुत सी चीजें मेरे नसीब में नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एक साथ 3 पवित्र अवसरों की त्रिवेणी का अवसर बना है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। नवरात्र के इन दिनों में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। आज ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। आज ही दीनदयाल ऊर्जा भवन मिल रहा है। पर्यावरण के अनुकूल इस ग्रीन बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया कि ये भवन देखा तो लगा कि अच्छा होता कि प्रधानमंत्री बनने की बजाय यहाँ आता। लेकिन खैर, बहुत सी चीजें हैं जो मेरे नसीब में नहीं हैं।
मैं आप लोगों को इस भवन के लिए बधाई देता हूँ। आज ऊर्जा, आध्यात्म और तकनीक तीनों ही क्षेत्र रोशनी से जगम गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। उज्ज्वला से लेकर स्टार्टअप तक आपको सिर्फ गरीब कल्याण ही नजर आएगा। किसने सोचा था कि ऐसी भी सरकार आएगी जो गरीबों के लिए 30 करोड़ बैंक खाते खुलवाएगी? कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो ₹1 प्रतिदिन से 15 करोड़ गरीबों को बीमा देगा? ऐसी सरकार जो बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ खाता धारकों को 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज देगा? किसने सोचा था कि ऐसी सरकार आएगी जो इस बारे में सोचेगी कि महिलाओं को रसोई से धुएं से मुक्ति मिले? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, करप्शन के खिलाफ मोदी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई समझौता नहीं है। जो भी पकड़ा जाएगा उसे बख्शेंगे नहीं। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। करप्शन और टेररिज्म के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाने के लिए पार्टी संगठन काम करे। देश की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिशन 360 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें शाह ने एक सीक्रेट प्लान भी बनाया है, जिसे उन्होंने 2 दिन चली मीटिंग में नेताओं से शेयर किया। अरुण जेटली के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा, 13 मुख्यमंत्री, 6 डिप्टी सीएम, 7 केंद्रीय मंत्री, 232 राज्य मंत्री, 1515 एमएलए, 334 सांसदों की कार्यसमिति बनाई गई है। ये देश की आशा और आकांक्षा का केंद्र बिंदु है। देश ने बीजेपी में विश्वास जताया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के साथ साथ विश्वास और सत्ता को साधन माने। इस साधन से लोकतंत्र को चुनाव से आगे लेकर जाए। उस लोकतंत्र को जनभागीदारी में बदलने का काम बीजेपी और संगठन को करना है। राजनीतिक संगठन होने के नाते चुनाव बीजेपी का अंग है, लेकिन पार्टी को उससे आगे जाकर लोगों की भागीदारी बढ़ानी है ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। जब तक कार्यकर्ता जनभागीदारी में हिस्सा नहीं लेते, कार्यक्रम सफल नहीं होता है। स्वच्छता अभियान जनभागीदारी की वजह से बड़ा अभियान बन रहा है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव तक एक कार्यकर्ता पहुंचे, समस्याओं और हल को जाने। यूएनजीए में भारत ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, दिखाया आतंक की असली तस्वीर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए में फर्जी फोटो दिखाने वाले पाकिस्तान को भारत ने अगले दिन ही बेनकाब कर दिया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इस फर्जी फोटो को दिखाकर यूएन में झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका असली चेहरा किसी से छिपा नहीं है। भारत ने सोमवार को लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की फोटो दुनिया को दिखाते हुए पाकिस्तान की हकीकत भी बताई। बता दें कि यूएन में पाकिस्तान की परमानेंट मेंबर मलीहा लोधी ने एक जख्मी लड़की की फोटो दिखाते हुए दावा किया था कि यह कश्मीर में पैलेट गन के हमले का शिकार हुई है, जबकि वह फोटो फलस्तीनी लड़की की थी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक राइट टू रिप्लाई के तहत यूएन में भारत के परमानेंट मिशन में सबसे जूनियर डिप्लोमेट पलोमी त्रिपाठी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मलीहा लोधी ने जनरल असेंबली को फर्जी फोटो दिखाकर गुमराह किया और भारत के खिलाफ झूठी कहानी गढ़। उन्होंने यूएनजीए में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की फोटो दिखाते हुए कहा कि यह फोटो उस आतंकवाद का दर्द बयां करती है जो पाकिस्तान भारत में फैला रहा है। यह फोटो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती है। त्रिपाठी ने कहा कि कश्मीर के कुलगाम में उमर फैयाज को मई में एक शादी समारोह से अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकियों ने उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया, फिर उनकी हत्या कर दी। डॉक्टरों को तोहफा, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल की, केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा सीएचसी के अलावा अन्य डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों, उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और आईआईटी, स्वायत्त निकायों में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया, आयुष रेलवे में काम कर रहे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है।
इससे पहले सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु को पिछले साल 31 मई को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था। सरकार ने यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि संबंधित मंत्रालयों, विभागों, आयुष मंत्रालय, आयुष चिकित्सक, रक्षा विभाग, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के अधीन सिविलियन चिकित्सक, रक्षा उत्पादन विभाग, भारतीय आयुध कारखाने, स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन दंत चिकित्सक, रेल मंत्रालय के अधीन दंत चिकित्सक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी संस्थानों में कार्यरत चिकित्सक के प्रशासनिक नियंत्रणा अधीन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह बहुत दूरदृष्टि वाला फैसला है जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं मिल सकेंगी और जनता को लाभ होगा। इससे डॉक्टर और रोगी अनुपात भी बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों, संगठनों को प्रशासनिक पद का कार्यभार संभालने वाले चिकित्सकों की आयु के संबंध में कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार समुचित निर्णय लेने की शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार के इस निर्णय से बेहतर रोगी परिचर्या, चिकित्सा कॉलेजों में उचित एकेडमिक गतिविधियों में सहायता मिलेगी तथा साथ ही स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन भी होगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का बुधवार को 15,000 अतिथि स्कूल शिक्षकों को दिवाली तोहफा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को 15,000 अतिथि स्कूल शिक्षकों को दिवाली तोहफा देते हुए उन्हें स्थायी करने की अनुमति देने से संबंधित एक विधेयक को मंजूरी दे दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधेयक 4 अक्टूबर को होने वाले विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाएगा। सिसोदिया के अनुसार इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कुल 17,000 अतिथि शिक्षकों में से 15,000 को लाभ मिलेगा। हालांकि मानदंडों को पूरा न करने वाले शेष 2,000 शिक्षक अतिथि शिक्षकों के रूप में ही काम करते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि इसकी फाइलें नीचे से मंजूर होकर एलजी साहब से मंजूर होकर आएं, लेकिन वहां से नहीं हो पा रहा था और गेस्ट टीचर का समय निकला जा रहा था, इसलिए आज टेबल एजेंडा के तौर पर रखा गया था। यानी यह प्रस्ताव परंपरागत तरीके से कैबिनेट में नहीं लाया गया, जिसके तहत वित्त, शिक्षा, कानून, सर्विस आदि विभाग की मंजूरी के साथ उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाती है। 2 अक्टूबर को अस्पतालों में दिखाई जाएगी टॉयलेट, एक प्रेम कथा। खुले में शौच के चलन के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों से 2 अक्टूबर को केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के 3 साल पूरे होने के मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म टॉयलेट, एक प्रेम कथा का प्रदर्शन करने को कहा है। राज्य सरकारों से भी उनके अस्पतालों में ऐसा करने को कहा गया है। यह पहल देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे केंद्र के स्वच्छता ही सेवा अभियान का हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य खुले में शौच के चलन के बारे में लोगों की सोच बदलना और उन्हें अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों से तो फिल्म के प्रदर्शन के लिए कह ही है, साथ ही सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उनके स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्रों में फिल्म की स्क्रीनिंग की जाए। मुहर्रम को ले तैयारी तेज। पिपराइच नगर पंचायत समेत मुस्लिम आबादी वाला हर गांव पंचायत में मुहर्रम की तैयारी में ताजिया निर्माण व इमामबाड़ा के जीर्णोद्धार, साफ सफाई व सजाने का काम अंतिम चरण में है। वहीं पिपराइच के कादरी अखाड़ा उत्तर प्रदेश के मोतवल्ली सैयद खुर्शीद अनवर कादरी ने भी लोगों को मुहर्रम की बधाई दी। इन पर शनिवार 30 सितंबर को देर शाम हर वर्ष की तरह जुलूस के साथ ताजिया ले जाकर चढ़ाए जाएंगे और फातिहा नेयाज कराया जाएगा, जबकि अगले दिन रविवार को पहलाम का जुलूस इसी ताजिया के साथ नगर भ्रमण करेगा। उक्त 9 और 10 मुहर्रम को अकीदतमंद अपने अपने घरों में सत्य एवं न्याय के लिए शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन व अन्य शहीद करबला की याद में मलीदा, खिचड़ा व शरबत आदि का फातिहा करवाते और बांटते। 1 अक्टूबर को मुहर्रम के दौरान शांति व सुरक्षा के लिए प्रशासन ने जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए हैं। संयुक्त आदेश में कहा है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हालत में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान डीजे, खतरनाक खेल और बिना साइलेंसर वाली बाइक चलाने पर भी रोक रहेगी। अधिकारियों ने थानाध्यक्षों को कहा है कि वे प्रत्येक जुलूस के लिए मार्ग व समय निर्धारित करेंगे। सस्ते हो सकते हैं टिकट। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम को लेकर पैसेंजर्स की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
गोयल ने कहा शिकायतों के मद्देनजर इस सिस्टम को रिव्यू करने का प्लान बनाया गया है। इस तरह के टिकट के दाम घटाए जा सकते हैं। रेलवे मिनिस्टर ने गुरुवार को रेल भवन में मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। बता दें कि 9 सितंबर 2016 को रेलवे ने फ्लेक्सी फेयर टिकटिंग सिस्टम शुरू किया था। इसमें राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी लग्जरी ट्रेनों को भी शामिल किया गया था। इस सिस्टम के तहत ट्रेनों में चार्ट बनने के बाद 10% ज्यादा किराया देकर सीट हासिल की जा सकती है। बाद में कुछ बदलाव भी इसमें किए गए थे। गोयल ने कहा, मैंने फ्लेक्सी फेयर टिकटिंग सिस्टम को लेकर कुछ शिकायतें सुनी हैं। इस पर हम जल्द ही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के तहत बेचे गए टिकटों के दाम कम भी किए जा सकते हैं। गठबंधन वाली सरकारों के दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा बेहतर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। इकोनॉमी के सवाल पर घिरती नरेंद्र मोदी सरकार को आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर ने भी आईना दिखाने की कोशिश की है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा है कि पिछले 30 साल में ये देखा गया है कि बहुमत वाली सरकारों के बजाय गठबंधन वाली सरकारों के दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा बेहतर रही है। रेड्डी 2003 से 2008 तक आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। बता दें कि पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने बुधवार को एक आर्टिकल में नोटबंदी और जीएसटी का जल्द लाने के फैसले को गलत ठहराया था। यागा वेणुगोपाल रेड्डी अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। रेड्डी ने कहा, खास बात यह है कि 1990 से 2014 के बीच भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा अच्छी रही और ये कोएलिशन गवर्नमेंट्स गठबंधन सरकारों का दौर था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि शायद बहुमत वाली मजबूत सरकार की जगह गठबंधन सरकारें बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकती हैं। गुजरात में पड़े राहुल के कदम, अब बीजेपी की जीतता यह योगी का तंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर तंज करते हुए शुक्रवार को कहा कि राहुल के कदम जहां भी पड़ते हैं वहां कांग्रेस चुनाव हारती है, लिहाजा इस बार यह पार्टी गुजरात का चुनाव हारने जा रही है। योगी ने नवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी जिस भी राज्य में चुनाव अभियान के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। अभी तक जितने भी ऐसे अवसर आए हैं उनमें उनकी पार्टी पराजित ही हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल के रिकॉर्ड को देखते हुए यह तय हो गया है कि कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव भी हारेगी और भाजपा एक बार फिर परचम लहराएगी। मालूम हो कि राहुल ने पिछले दिनों गुजरात का 3 दिवसीय दौरा किया था और उन्होंने पाटीदारों के बाहुल्य वाले सौराष्ट्र क्षेत्र से अपने अभियान की शुरुआत की थी। मछली के साथ आप खा रहे हैं प्लास्टिक, प्रोफेसर हिदेशिगे। जापान और दक्षिण एशियाई देशों की मछलियों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, लेकिन भारतीय जल क्षेत्रों में इनके प्रसार पर कोई वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। TUAT में जैविक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख प्रोफेसर हिदेशिगे तकादा ने बताया, हर समय जब हम मछली खाते हैं तो संभव है कि हम प्लास्टिक भी खाते हों। हमारे अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि मछलियों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है और इसे मछली को खाने से यह मानव शरीर में भी जा सकता है। तकादा की टीम ने एक शोध किया जिसमें टोक्यो की खाड़ी की मछलियों के पेट में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। उन्होंने बताया कि करीब 80% मछलियों के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। मैं लोगों को मरते हुए देख रही थी। मुंबई हादसे की चश्मदीद। शहर के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज पर शुक्रवार सुबह भगदड़ मचने से 22 लोगों की मौत हो गई है। चश्मदीद के मुताबिक अफवाह के बाद पहले एक शख्स फिसला और फिर एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। इस दौरान कुछ लोग ब्रिज की सीढ़ियों पर लुढ़क गए। कुछ लोग ब्रिज की रेलिंग में भी फंसे देखे गए। एक चश्मदीद स्नेहा चौरसिया ने बताया, मैं अपने सामने लोगों को मरते हुए देख रही थी। अगर 1 मिनट और वहां रुकती तो शायद मैं भी नहीं बचती। नेहा ने कहा, करीब 10.15 मिनट पर मैं परेल उतरी। मुझे एल्फिंस्टन से चर्चगेट के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। बारिश तेज हो चुकी थी। परेल से एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज पर मैं चढ़ी। वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। बारिश से बचने के लिए ज्यादातर लोग वहीं इकट्ठा हो गए थे। इतनी भीड़ थी कि हाथ भी नहीं हिला सकते थे। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं तब तक दूसरे प्लेटफॉर्म पर थी जहां से मैं सब देख सकती थी। जिस ब्रिज पर मैं कुछ मिनट पहले थी वहां का नजारा अब बदल गया था। गोरखपुर में दशहरे की धूम के साथ मना कन्या पूजन। गोरखपुर में इस समय चारों तरफ दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। जिले में स्थापित करीब 3300 पूजा पांडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
मां दुर्गा के दर्शन और दशहरा मेला के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं। रंग बिरंगे झालरों व आकर्षक ढंग से सजे पंडालों के बीच शहर की शोभा देखते ही बन रही है। पट खुलने के दूसरे दिन भी प्रतिमाओं के समक्ष पूजा और भव्य आरती कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने की। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कमेटियों ने विशेष व्यवस्था कर रखी है। शुक्रवार को जयकारों के बीच भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा व अर्चना की। पांडालों में विधि विधान से विद्वान आचार्य के नेतृत्व में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हुआ। शाम को परिवारीजनों के साथ लोग देवी प्रतिमाओं के दर्शन के निकले। मेले के दूसरे दिन जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के प्रबंध कर रखा था। भक्तों ने बारंबार देवी के जयकारे लगाकर माहौल को भक्तिमय बन असुरन चौक, मेडिकल कॉलेज रोड, मोहद्दीपुर, कूड़ाघाट, इंजीनियरिंग कॉलेज, तरंग चौराहा, आर्यनगर, जाफरा बाजार में स्थापित प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भी देर रात तक श्रद्धालु जुटे रहे।